बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आप लोगों को बताया। आज जो है हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ ऐसे ग्लैंड्स भी होते हैं जैसे मेमरी ग्लैंड्स, बर्थ होल्डिंग ग्लैंड्स और पेरिनियल ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स की बात करते हैं हम एक एक करके। तो ये ग्लैंड्स में नंबर 1 है मेमरी ग्लैंड, नंबर 2 है बर्थ होल्डिंग ग्लैंड एंड नंबर 3 है पेरिनियल ग्लैंड। तीनों के बारे में एक एक करके हम स्टडी करेंगे। तो पहले आते हैं मेमरी ग्लैंड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स है। ये फीडिंग के लिए, बच्चों के लिए मिल्क प्रोड्यूस करता है। मैमल्स का ये खास कैरेक्टर्स है। जितने मैमेलियंस हैं स्तनधारी, स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, मेमरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। प्राइमेट्स में वक्ष पर पाए जाते हैं, जबकि प्राइमेट्स नहीं है जो अदर्स हैं उनके दोनों पैरों के बीच में एब्डोमेन पर पाए जाते हैं। प्राइमेट्स में 2 होते हैं मेमरी ग्लैंड्स, लेफ्ट एंड राइट, जबकि दूसरे मैमल्स में 2 से अधिक भी होते हैं। आते हैं मेमरी ग्लैंड्स के स्ट्रक्चर पर। ये एक मांसल पिंड है जो आगे की ओर एरियोला और निपुल का बना होता है। इसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर हैं आपको बता दें, इनमें कुल देखा जाए तो 5 संरचनाएं पाई जाती हैं। और याद करने के लिए आपको मैं ट्रिक दे रहा हूँ। वैसे पाई जानती हैं इसमें कौन कौन से मेमरी ग्लैंड्स में एल्वेओलाई होते हैं, मेमरी डक्ट होते हैं, एम्पुला होते हैं और लैक्टिफेरस डक्ट होते हैं। लेकिन याद करने का एक बहुत आसान तरीका आपको बता रहा हूँ, ट्रिक जो कंपटीशन में या परीक्षा में आपको बहुत काम में आएगा, भूलेगा नहीं। एक शब्द है मैमल, वो मैमल नहीं, मैमल ये दूसरा है, मेरे द्वारा बनाया गया MAMAL। देखिए ये स्तन ग्रंथियां हैं, मान लीजिए ये निपुल है, ये एरियोला है, इनमें लैक्टिफेरस डक्ट होते हैं और इसी में अनेक लैक्टिफेरस और यहाँ से एम्पुला निकलता है। तो इनकी रचनाओं के बारे में आपको बता दें। एक शब्द याद करेंगे, मैमल। मैमल में एम का मतलब होता है मेमरी ग्लैंड, ए क्योंकि इसके अंदर अनेक एल्वेओलाई होते हैं जिनकी संख्या 15 से 20 होते हैं। 15 से 20 इनकी संख्या होती है एल्वेओलाई की। फिर है एम, डक्ट, मेमरी डक्ट। देखिए हो गया MAM। फिर है ए जो है मेमरी डक्ट, आगे चल करके एक विशेष संरचना में डिवाइड है जो बने हुए दुग्ध को आगे की ओर प्रोड्यूस करता है, प्रोसीड करता है, उसको हम कहते हैं एम्पुला। और एल है लास्ट में। एल का मतलब होता है दुग्ध स्रावी ग्रंथियां जो सीधे बाहर करती है दुग्ध को, उसको कहेंगे हम लैक्टी। दिखाई नहीं दे रहा है, यहां कर देते हैं एल फॉर लैक्टिफेरस ग्लैंड या डक्ट कहेंगे। ग्रंथि है तो डक्ट, मिटा दें इसको, लैक्टिफेरस डक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, MAMAL। एम का मतलब हो गया मेमरी ग्लैंड्स, याद कर लीजिए। ए का मतलब हो गया एल्वेओलाई। फिर एम का मतलब हो गया मेमरी डक्ट, और ए का मतलब हो गया आपका एम्पुला, और एल का मतलब हो गया लैक्टिफेरस डक्ट। तो ये तो मेमरी ग्लैंड्स ही हैं। इसके 4 भाग हैं या इसमें 4 संरचनाएं पाई जाती हैं। मेमरी ग्लैंड में कौन पाई है संरचना? नंबर 1 एम्पुला, दूसरा है मेमरी, देखिए एल्वेओलाई, मेमरी डक्ट,
ए से एम्पुला, एल से लैक्टिफेरस डक्ट। तो इस तरह से मेमोरी ग्लैंड में ये 4 रचनाएं पाई जाती हैं। मेमोरी ग्लैंड में फिर से बता दे रहा हूं, एल्वियोलाई, एम से हो गया मेमोरी डक्ट, ए से एम्पुला, एल से लैक्टिफेरस डक्ट। तो आपको एक मैमल शब्द अगर याद रखेंगे तो आपको इसके अंदर पाई जाने वाली रचनाओं के बारे में कभी नहीं भूलेंगे आप। तो ये क्लियर हो गया कि स्तन ग्रंथियों में 4 प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं जो दुग्ध स्रावी होती हैं। दुग्ध के या मिल्क के सिक्रीशन, उसके स्टोरेज और उसको आउट करने में सहायता करती हैं। कौन कौन है? मेमोरी ग्लैंड, एम से मेमोरी ग्लैंड, और ए से है एल्वियोलाई, एम से मेमोरी डक्ट, और ए से हो गया एम्पुला, और एल से लैक्टिफेरस डक्ट। फिर से आपको बता दें एक बात कि मेमोरी ग्लैंड में जो एल्वियोलाई है इसकी संख्या होती है 15 से 20 ह्यूमन बीइंग में। तो एल्वियोलाई से बनता है मेमोरी डक्ट, और मेमोरी डक्ट ध्यान दीजिएगा, मेमोरी डक्ट ये बनाता है लैक्टिफेरस। लैक्टिफेरस खुलता है एम्पुला में। क्रम से सब हैं। पहले क्या है? ए एल्वियोलाई, एल्वियोलाई बनाता है मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट से बनता है लैक्टिफेरस, और लैक्टिफेरस एम्पुला, एम्पुला बाहर निपुल में खुलता है। हालांकि मैं समझने के लिए आपको मैमल एक शब्द दिया हूं, वो मैमल मत समझिएगा, जो मैमेलियन हम पढ़ते हैं वो स्पेलिंग डबल एम है, यहाँ पर मैमल आपको समझने के लिए। तो मेमोरी ग्लैंड में जितनी सेल्स सारी टिश्यूज होते हैं या जो रचनाएं होती हैं, आपको क्लियर हो गया, मैमल शब्द याद रखिए। अब आते हैं दूसरा। हाँ, एक बात आपको बता दें, इस मेमोरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने वाले कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं, इसका जानना आपको बहुत जरूरी है। तो हार्मोन्स ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स तो कौन कौन से हैं कि उसमें आपको बता दूं, एक बहुत अच्छा शब्द है, तो 5 हार्मोन्स हैं। 5 हार्मोन्स एक्ट ऑन मेमोरी ग्लैंड। वो 5 प्रकार के हार्मोन्स आपको याद करने में दिक्कत होती है, कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए आपको मैं बहुत बढ़िया ट्रिक दे रहा हूं। हम भी पढ़ते थे, जब इंटर में थे तो हम भी ऐसे ही पढ़ लिए थे। वो आपको मैं दे रहा हूं जो हमारे सर ने हमको बताया था। देखिए, होपेप एक शब्द बताए थे हमारे सर, HOPEP, होपेप। ये 5 हार्मोन्स होते हैं जो इसके ऊपर एक्ट करते हैं, तभी मिल्क का सिक्रेशन होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? H फॉर ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। H का मतलब हो गया, O का मतलब हो गया ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन बहुत पॉपुलर है आजकल। दूधिए लोग भैंस से दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन लगा देते हैं गाय भैंस को, जो दूध बहुत नुकसानदायक होता है, हार्मफुल होता है। तो ऑक्सीटोसिन दुग्ध को उतरने के लिए, लैक्टिफेरस जो टिश्यूज हैं वो दूध को बाहर करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन कुछ होने लगती हैं, एक्साइट करता है उसको। तो HOP और ऑक्सीटोसिन। P का मतलब होता है प्रोलैक्टिन। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो दुग्ध के निर्माण में सहायता करता है। तो क्या होगा? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन। O से हो गया ऑक्सीटोसिन, P से हो गया प्रोलैक्टिन। ये नहीं निकलेगा तो दुग्ध का निर्माण ही नहीं होगा। इसके बाद आपका आता है E हम यहां लिखते हैं, यहां लिख दूं E का मतलब हो गया ईस्ट्रोजन। ये ईस्ट्रोजन फीमेल से निकलने वाला हार्मोन्स है जो गोनैड्स के साथ साथ मेमोरी ग्लैंड्स को भी एक्टिवेट करता है। और फिर है P, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंजाइम हार्मोन्स जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए ये निकलता है, उसको एक्टिवेट करता है। और जब ये निकलेगा तभी उनमें जो सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टर्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो डेवलप होते हैं। और वो है प्रोजेस्टेरॉन। तो ये
मेमोरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने वाले कुल 5 एंजाइम होपेप याद रखिए। जैसे मेमोरी ग्लैंड के कौन कौन रचनाएं पाई जाती हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन कौन सी रचनाएं होती हैं, तो मैमेल मैंने आपको बताया था MEMAL, मेमोरी ग्लैंड, एम्पुला एल्वेलाई, मेमोरी डक्ट, एम्पुला और लैक्टिफेरस डक्ट। उसी प्रकार से यहाँ पर है होपेप, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, O से ऑक्सीटोसिन, P से प्रोलैक्टिन, E से एस्ट्रोजेन, P से प्रोजेस्टेरॉन। तो होपेप और मैमेल ये दो शब्द अगर आप याद रखेंगे तो आप परीक्षा में लिख लेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको सॉल्व सटीक रूप से कर लेंगे। तो मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में आपको मैंने बताया डिटेल में, अब आपको समझ में आ गया होगा होपेप और मैमेल का अर्थ क्या है। अब हम आगे चलते हैं। दूसरा पाया जाता है बार्थोलिन्स ग्लैंड। ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया में जो लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा दो स्ट्रक्चर होते हैं। लेबिया मेजोरा से जो अर्धचंद्राकार रचना होती है उससे एक ऐसा सिक्रेशन होता है जो बेसिक होता है, क्षारीय होता है, स्रावी होता है और लुब्रिकेट्स टाइप का होता है जो कपलेशन में साथ हेल्प करता है। और ये जो है एसिडिटी को जो सीमेन से आता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। तीसरा है पेरिनियल ग्लैंड। पेरिनियल ग्लैंड्स ये भी योनि में पाया जाता है। इससे एक विशेष प्रकार का स्मेल निकलता है, रसायन है, स्मेल युक्त एक रसायन है और ये बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को भी रोकने का कार्य करता है। कुछ मैमल्स होते हैं जैसे चौपाई हैं, उनमें एक विशेष गंध युक्त रसायन निकलता है मेल में, जिसे वो पहचाने जाते हैं ब्रीडिंग सीजन के समय, उसको हम फेरोमोन्स कहते हैं। ये अलग टॉपिक है। तो ये पेरिनियल ग्लैंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको ग्लैंड्स के बारे में हमने बताया और आपको समझ में आ गया होगा। शॉर्ट में इसके ट्रिक्स भी बताए और आप क्लियर कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट में चलते हैं। प्राइमेट्स का में खासतौर से ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे हम। फीमेल में 13 से 14 साल की अवस्था में जब उनमें गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स जो होते हैं, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स GnRH, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और सेकेंडरी कैरेक्टर में डेवलप करता है। और एक बात बता दें, ये अगर न निकले तो लुटिनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकल का निर्माण भी नहीं होगा, उनमें स्त्रियोचित लक्षण नहीं होंगे, बांझपन हो सकता है। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो है जब निकलता है तो निकलने के बाद ये सबसे पहले LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को निकलने के लिए प्रेरित करता है। तो गोनेडोट्रोपिन के प्रेरणा से ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और FSH ओवरी से रिलीज होने शुरू होते हैं, जिससे ग्रेफियन फॉलिकल्स के निर्माण होते हैं और ग्रेफियन फॉलिकल्स डेवलप करते करते प्राइमरी oocytes बनाते हैं। प्राइमरी oocytes से सेकेंडरी oocytes बनते हैं जो ओवा के रूप में रिलीज होते हैं, फैलोपियन ट्यूब से में पहुंच जाते हैं और उसी फैलोपियन ट्यूब में जब पहुंचते हैं तो वहीं पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। यदि बाई चांस फर्टिलाइजेशन जब नहीं होता है तो फिर ये जो कार्पस लूटियम होता है या ओवा होता है वो फट जाता है और थक्के के रूप में एक खास इंटरवल के बाद 27-28 दिन के बाद ब्लड से बाहर होता है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये ह्यूमन बीइंग में फीमेल का जो है मेन कैरेक्टर है। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होने का मतलब है कि उनमें प्यूबर्टी स्टेज प्रारंभ हो गया है, उनमें सारे जो डेवलपमेंट हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और वो लगभग 50 साल तक चलता है जब तक कि ये मेनोपॉज के रूप में रुक न जाए। तो इसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये अलग क्वेश्चन आता है, कभी कभी पूछता है ये oogenesis ओवा का निर्माण कैसे होता है। प्राइमरी प्रीमोर्डियल सेल, जो प्राइमरी जर्म सेल या प्रीमोर्डियल जर्म सेल होता है
ये प्यूबर्टी स्टेज प्रारंभ होने पर ये प्रारंभ हो जाता है। 3 फेज आते हैं oogenesis में। ओवा के निर्माण की प्रक्रिया को oogenesis कहते हैं। oogenesis में 3 प्रावस्थाएं होती हैं, 3 फेज होते हैं। नंबर 1 है मल्टीप्लिकेशन, दूसरा है ग्रोथ, तीसरा है मैचुरेशन। देखिए मल्टीप्लिकेशन में विभाजन होता है। वो विभाजन कौन सा? डिवीजन, सेल डिवीजन जैसे होता है। माइटोसिस होता है। जो प्राइमरी प्रीमोर्डियल सेल, मदर सेल जो होता है वो डिवाइड करके 2 से 4 बनाता है। इसको हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है ग्रोथ फेज। उसमें से जो प्राइमरी जो प्रीमोर्डियल सेल, जर्म सेल होता है वो बनाता है उगोनिया। कब? मल्टीप्लिकेशन द्वारा। तो उगोनिया में से कोई भी उगोनिया ऐसा डेवलप कर सकता है। उगोनिया में डेवलप करके इसको ग्रोथ फेज कहते हैं। प्राइमरी oocytes बनाता है। ये प्राइमरी oocytes डिप्लॉयड होता है। ये डिप्लॉयड प्राइमरी oocytes में क्या होता है? मियोसिस होता है। तो मियोसिस में जो नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम है हाफ हो जाते हैं, क्योंकि 2 पार्ट में होता है मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन, रिडक्शन डिवीजन, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। इसमें मैंने बताया लंबा फेज होता है। प्रोफेज इसके अन्य फेज में होते हैं, जैसे प्रोफेज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइगाइनेसिस से आपको पूर्व में बता चुका हूं। स्पर्मेटोजेनेसिस में तो मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है? 2 सेल बनते हैं। एक तो एक्टिव होता है और दूसरा होता है इनएक्टिव, जिसको होते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। ये चिपका रहता है, उसके सेल वॉल से चिपका रहता है। जो प्राइमरी oocytes है ये जो है फिर डिवाइड करता है। डिवाइड कर 2 सेल बनाता है हैप्लॉइड। नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में हाफ ही रहते हैं, क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में ही हाफ हो जाते हैं। सेकंड में क्या होता है? फिर डिवाइड होता है, माइटोटिकली डिवाइड होता है और इस प्रकार से एक बन जाता है, सेकेंडरी पोलर बॉडी बन जाता है, जो सेकेंडरी oocyte से सेल वॉल से जुड़ा होता है। और इसके बाद फिर यही डेवलप करके बनाता है ओवम या oocyte बनाता है। तो इस प्रकार से प्रीमोर्डियल सेल से एक ओवम या oocyte के फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं oogenesis। और ये जो है सेकेंडरी oocytes यही जो है फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन, जो अभी मैं आपको बता चुका हूँ।